भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में प्रदेश में युवा अलग अलग तरीके से अपनी अलग जगह थे, अपनी बात रखते हैं, अपने मुद्दों को लेकर बात रखते हैं। और जब जो युवा बात रखते हैं तो एक हुजूम भी उनके संग आउट है। और ऐसे ही एक युवा आज हमारे संग है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के दमोह जिला के रहने वाले हैं, लेकिन ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर इन दिनों अपने ओबीसी समूह या ओबीसी वर्ग के मुद्दों को लेकर लगातार जो है अलग जगह उठे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तमाम सारे मुद्दों पे आंदोलन भी करते हैं और बड़े चर्चाओं में भी रहते हैं। सो हमारे संग हैं महेंद्र सिंह लोधी जी। राम राम महेंद्र भाई। राम राम आपको भी भाई साहब। तो महेंद्र भाई बताओ, आज बुंदेली बौछार के कार्यालय में हो। बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा भाई साहब। बहुत मेरा था कि कब हम आपके कार्यक्रम में पहुँचे और अपने बुंदेलखंड से जो प्यार है आप जो दिखाते रहते हैं लगातार, बड़ा अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं आपको। और आज आपने मौका दिया यहाँ पर हमें कि हम अपनी बात रख सकें और अपने बुंदेलखंड की, अपने समाज की, अपने वर्ग की, अपनी ओबीसी महासभा की, तो हम आपके पास आए हैं कि हम अपनी बात रख सकें जी। तो मैं बताना चाहूँगी ओबीसी महासभा में मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और 2013 से लगातार ओबीसी महासभा, मतलब एक ऐसा समय था जब कोई ओबीसी की बात नहीं करना चाह रहा था, है ना। हम लोग ओबीसी नाम के पहले ओबीसी लगाते थे। और मेरा 4 साल पहले, मतलब एक जो पहले मैंने बनाया था ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी के नाम से, वो 1,32,000 फॉलोवर थे। वो पेज हमारा चला गया क्योंकि आधार कार्ड उसमें लगाया था, मतलब वो नहीं चल पाया। और ट्विटर पे भी मेरा 32,000 फॉलोवर थे 4 साल पहले, वो भी खत्म हो गया। तो उस समय हम लोगों ने ओबीसी करके चलाया था और धीरे धीरे करके हम लोग लगातार बढ़ते गए। 1-2 संगठन हमको छोड़ने भी पड़े, कुछ लोग यहाँ पार्टी में चले गए, वहाँ समर्थन जब चुनाव हुए, पर इतने चुनाव के बाद भी हम लोग नहीं हटे। और फिर हमने, जब आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ, तो उस समय आपने देखा होगा कि लगातार पूरे देश में एक परसेप्शन था कि 27% आरक्षण इसलिए है या मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण इसलिए है क्योंकि 49.5 की लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण बढ़ाया गया तो हमें पिछड़ा वर्ग को आशा उम्मीद हुई कि अब बढ़ाया जा सकता है हमारा, क्योंकि 10% बढ़ा दिया तो लिमिट खत्म हो गई। वैसे तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ऐसी लिमिट कोई थी नहीं, क्योंकि वो परसेप्शन खड़ा किया गया। तो परसेप्शन फिर हम लोगों ने, आप जानते हैं कि सागर पीली कोठी पे 137 दिन को लगातार धरना दाव, तो उनमें बहुत सारे लोग आए थे, पर हम थे, हमारी पूरी टीम थी वहाँ पूरे बुंदेलखंड की। मतलब एक चीज़ और भैया आपको बताओ चाहें कि बुंदेलखंड के ही लोगों ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दो कि सागर पीली कोठी पे 137 दिन धरना चलो होता है कि लोगों ने खूब सहयोग करो, सब जनों ने और सब समाजों ने करो कि जो मुद्दा जो है बहुत अच्छा है। और मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है, इतने संख्या कम से कम 52% है। मतलब सरकारी जो अगर अपन देखें कि आंकड़े भी कहते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है वो भी कहता है, लेकिन फिर भी भाई साहब उस समय कमलनाथ जी ने तो बोल दिया और बोलने के बाद मतलब उन्होंने सदन में भी किया। लेकिन आप खुद जानते हैं कि जिस तरीके से उस समय भी लड़ाई लड़ी जानी थी वो लड़ाई नहीं गई कमलनाथ जी के द्वारा। 3 बार कम से कम हियरिंग हुई, वकील पेश नहीं करे गए सरकार के द्वारा, कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा। अब उनकी सरकार चली गई, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने, हमने मुख्यमंत्री घेराव किया बहुत बड़ा। इसके बाद प्रेशर में वो आए, उन्होंने फिर मतलब कहा हम देंगे देंगे, लगातार आप देख रहे होंगे उनसे बात होती रही, शिवराज जी से मिले, उनसे ही बात होती रही। इसके बाद फिर हम आप अभी मुख्यमंत्री जो हैं उनसे भी हम मिले, सब कुछ हुआ और इतने बड़े बड़े आंदोलन करे। लेकिन एक चीज़ समझ में आई, देखो क्या है, क्योंकि आपका न्यूज़ सब जगह जाता है तो मैं जो जिस स्टाइल का हूँ मैं वैसे बोलूँगा, ठीक है ना। हमको ये समझ में आया है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदू, ठीक है ना, हम जब जब भी लड़ाई लड़ते हैं पिछड़ा वर्ग की, तो कोई ऐसा परसेप्शन खड़ा किया जाता है हिंदू के नाम पे कि हम वो मतलब ऐसे लगता है जैसे कि ये लोग उस मूवमेंट को बढ़ने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि अभी आप देख रहे हो कि यात्रा भी चल रही है कि हिंदू एक करो, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन हम ओबीसी वालों से क्या ऐसी गलती है या ऐसी क्या टसन है। या आप देख लो आरएसएस के लोग जो खुद मतलब पोशाक में दिखते हैं वही लोग वहां पे याचिका लगा रहे हैं। प्रशांत सिंह जो है सरकार में, आप जानते हैं महाधिवक्ता हैं, वो खुद आरएसएस के हैं। इसके बाद भी वो जो हमारी लड़ाई लड़ी जानी थी वही नहीं लड़ रहे। मतलब जो ओबीसी वर्ग है वो साफ तौर पर देख पा रहा है कि प्रशांत सिंह जो है कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। और आप जानते हैं मोहन यादव जी भी, अभी मोहन जी ने बोल दिया था कि हम ओबीसी को डंके की चोट पे देंगे, ठीक है ना। तो राम स्वरूप जो एक बाबा थे, उन्होंने खूब विरोध किया
ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बीजेपी के खुद पिछड़ा वर्ग के लोग कहने लगे थे कि यार ये तो गलत विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा मतलब परसेप्शन खड़ा किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को अमित शाह ने बुलाया और उस चीज को जो भी किया हो, और अभी भी हमारा कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। बार बार, कम से कम आपको बता रहा हूँ भाई साहब, 100 बार हमें हियरिंग के लिए बुला लिया गया। अब तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, इसके बाद भी अभी तक मतलब जो है कि 13% होल्ड रही है, 27 अभी लागू नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ी, जिसके कारण जिन नौकरियों में लोग स्टे नहीं लगाते उनमें 27 मिल जाता है, लेकिन जिनमें स्टे लगाते हैं सुबह रुको हुए हैं, जिसमें कि शिक्षक भर्ती है, पुलिस भर्ती है, पटवारी भर्ती, एमपीपीएससी, तो तमाम ऐसी नौकरियां हैं जिनमें 28,000 लगभग पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो आज की स्थिति में कोई आत्म रहा है, किसी की शादी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसका चयन हो गया था, मतलब तमाम प्रकार की इतनी चीजें सह रहा है इस समय, और इसीलिए हम आपके बीच आए हैं अपनी बात रखने, ताकि ये जनता को पता चले कि आखिर क्या लड़ाई चल रही है इस समाज में। लेकिन सरकार ने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तमाम सारे उस सब दल जब एक दिख रहे थे, फिर इनमें क्या दिक्कत आ रही? देखो क्या है, सर्वदलीय बैठक जब भाई, पहली बात तो जो है कि जो लड़ाई संगठन लड़ रहे हैं उन्हें बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में ना तो कांग्रेस लड़ रही है ओबीसी की लड़ाई, ना बीजेपी लड़ रही है। आंदोलन तो हम कर रहे हैं ना, कांग्रेस ने कोई धरना दिया क्या, या बीजेपी ने कोई धरना दिया? तो हमें भी तो बुलाती, लेकिन नहीं बुलाया। ये क्या है, एक नाटकबाजी है, और जिस श्रेय को ना ले जाए, मतलब या पार्टी ने ले जाए या पार्टी ने ले, इस चक्कर में एक कंट्रोल कर रहे हैं कि हम कैसे भी दिखा पाएंगे, देखो हमने बुलाई है सर्वदलीय बैठक और हो गया। अब हम आपको एक चीज और बताएं, हमारे जो मोहन यादव जी है ना, सच बताएं आपको, तो वो नागपुर की प्रयोगशाला के ओबीसी हैं, हमारे जैसे ओबीसी नहीं है, या लालू प्रसाद जैसे ओबीसी नहीं है कि भाई मतलब अगर आरक्षण जब 1992 में लागू, बहुत 27% आरक्षण, 52% लागू होने तो राम रथ यात्रा निकाली गई थी। हम राम रथ यात्रा के विरोधी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसलिए वो निकाली गई थी कि ये 52% आरक्षण लागू ना हो जाए, और पिछड़ा वर्ग जो धार्मिक है पूरा, उसको कहीं ना कहीं राम मंदिर की लड़ाई में लाया जाए। और आपने देखा होगा कल्याण सिंह भारती जो खुद पिछड़ा वर्ग के थे, वो खुद उनको पता ही नहीं चला कि हम कौन सी लड़ाई लड़ने लगे, और पिछड़ा वर्ग की लड़ाई छूट गई। और राम मंदिर की लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या उससे दिक्कत है, लेकिन बात ये थी कि उसकी आड़ में पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन हुआ था। और आप लालू प्रसाद यादव ने डंकी की चोट पे, आपने पता होगा, आडवाणी जी को जेल में डाला था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो 70% आरक्षण है इसके विरोध में चल रहा है। तो हम तो मोहन यादव जी से भी अपेक्षा करते हैं कि शरद यादव हमारे यहीं के है ना, ये अपना जो बाबा ये यहाँ के थे, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, केंद्र में 70% आरक्षण दिलाया, इन सब ने, मुलायम सिंह यादव, काशीराम साहब, सब मतलब एक से एक जो योद्धा रहे बहुजन समाज के। तो हम भी अपेक्षा कर रहे थे, ये इन्होंने कहा भी हमें मीटिंग में, लेकिन बाद में बदल गए। बाद में वही बात की भाई, और उनका राजनीतिक हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ कि आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं नहीं लागू होने देता है, क्योंकि हमने देखा है सब चीजें, उनके ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं जैसे ओबीसी महासभा या जो आपको आंदोलन चल रहा है, आरक्षण की लड़ाई है या सामाजिक न्याय की लड़ाई है या पॉलिटिकल लड़ाई है? देखिए, ओबीसी महासभा एक गैर राजनीतिक संगठन है, ठीक है ना, हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जनगणना कराई जाए, मतलब जनगणना मतलब सबकी जनगणना कराई जाए, ठीक है ना। और पिछड़ा वर्ग इसलिए बार बार कह रहा है, 1931-32 में पिछड़ा वर्ग की जनगणना हुई, उसके बाद आप सोच सकते हो आजाद भारत में अब तक जनगणना नहीं हुई। कांग्रेस ने भी, आप देखो, मतलब जवाहरलाल नेहरू से फिर इंदिरा गांधी, इसके बाद तमाम मोरारजी देसाई से लेकर सब जने भाई, ठीक है ना, लेकिन कोई ने जनगणना नहीं कराई। वो तो बीपी सिंह जो ठाकुर, खुद ठाकुर हैं, राजा है ना, मतलब वो उस समय के राजा कहलाते थे, ठाकुर आज भी मतलब ठाकुर हैं, उन्होंने ये आरक्षण लागू करा। और अभी 1 दिन पहले आप सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह जी, उनकी पुण्यतिथि थी, हम लोगों ने सबने मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये आरक्षण लागू किया था शिक्षा में, सब जगह। तो जो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग सवर्णों के विरोधी, बिल्कुल नहीं है। अगर जो हमारी लड़ाई लड़ी है उनके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, और हम कभी विरोध नहीं करते उनका। लेकिन आज अगर देखा जाए तो दुख होता है कि हमको तो कहते हैं कि तुम हिंदू एक हो जाओ, सब सारी चीजें, लेकिन हमारे जब अधिकारों की बात आती है तो हमारे संग कोई एक नहीं होते हैं। जी है, नहीं तो वही तो कह रहे कि अधिकारों की लड़ाई के बाद, जैसे जब अपन इस कोई भी भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आखिरी में जो चीजें होंगी या तो संसद में होंगी या विधानसभाओं में होंगी। जी जी। तो अभी जो अपन 2018 में भी अपन ने मूवमेंट देखे, 2023 में भी देखे कि 4 साल तो मूवमेंट चलत है, 5वां साल जब चुनाव को आते, तो चुनाव के समय आप ही के टीम के बहुत सारे लोग
कोई कांग्रेस के संग हो जात, कोई भाजपा के संग हो जात, और कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प मतलब कि भाई आप तो गैर राजनीतिक हो, लेकिन बे जब उतने संग हो जात तो फिर आपको आंदोलन फिर कमजोर हो जाता। बिल्कुल, ये समस्या मतलब हमको क्योंकि 2 बार हो चुका है, 18 में भी और अभी आप देखा 23 होगा में। 23 में भी। ठीक है, क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, और बाद में क्योंकि कई लोगों की अपेक्षा ही रहती है कि हमें चुनाव ही लड़ना है, ठीक है ना। तो इस बार हमने क्या किया है कि अभी हमारी एक प्रोसेस चल रही है कि क्यों ना हम, अगर ये आरक्षण अभी लागू नहीं होता है, जो 27 जून 53 होल्ड अगर नहीं हटता है, तो हम फिर तीसरे विकल्प पे काम करेंगे। मतलब विकल्प पे ये कि हम जो भी पिछड़ा वर्ग की पार्टी, एसटी ओबीसी की पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों को एक करके और फिर हम हमारे तौर पे सब लोगों को मिलाकर और इनके खिलाफ हम खड़ा करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है अब, क्योंकि अब ये रणनीति इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोल दी बात। हमारे जहन में थी कि आप पूछेंगे कि क्या करोगे आप, क्योंकि वो तो लागू कर नहीं रहे हैं, तो अब हम इनके खिलाफ खड़ा करेंगे। और एक चिंता की बात एक और भी है कि इतनी बड़ी मूवमेंट चलाने के बाद भी क्या पिछड़ा वर्ग के लोग क्या ठाकुर को वोट नहीं देते होंगे, क्या ब्राह्मण को वोट नहीं देते होंगे? सबको वोट देते हैं, लेकिन ये लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो हम पहले नंबर टारगेट वही करेंगे कि जिस विधानसभा पे जे लड़ रहे ना, वो पे हम जीतने देने, क्योंकि हमने तो तुम्हें भी जैसे वोट दी है, तो जब तुम्हें हमारे जैसे विधायक तो गुलाम है ही, तुम्हारी पार्टी के गुलाम है, तो कुछ बोले नहीं पाते आए। मतलब इत तो देखा कि बीजेपी कांग्रेस में कि अगर पिछड़ा वर्ग की कोई अगर मूवमेंट हम कर दें, तो अगर मान लो उन्होंने डिबेट करने हैं तो सारे लोग बे बैठ जाते, मतलब पिछड़ा वर्ग को तक नहीं बैठ पाओ। एक बार भाई डिबेट भाई जीटीवी पे से भैया हम अग्निहोत्री तिवारी चतुर्वेदी त्रिवेदी सब आते हैं, हमने यही बोल दी कि बीजेपी के पास का एक आध पिछड़ा वर्ग को व्यक्ति नहीं है। तो मतलब ये बात है कि वे कहने लगे यार ये तो उनकी बात है कि भाई बीजेपी के लोग किसी को भी भेजें, लेकिन हमने कहा कम से एक आध व्यक्ति तो हो सका थे, इतने सारे विधायक है सबको उनको भेज देते। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि ये सरकार अगर इसी तरीके से करेगी तो बहुत गलत दिशा में जा रही है। पिछड़ा वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है और हम कहीं ना कहीं से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जुड़ भी रहा है। आप देख भी रहे होगे, अब कम से कम अभी 3 कार्यक्रम हो चुके, ठीक है ना, कम से कम कहीं 10,000 कहीं 5,000 के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और वो जमाना गया पहले का, जब वो लोग जानते नहीं थे पिछड़ा वर्ग क्या है, या उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई कोई यात्रा के नाम पे गुमराह करेगा कोई किसी, अब वो उतना गुमराह नहीं होगा। लेकिन अगर एक तो आरक्षण की बात हो, तो सामाजिक न्याय की अपन बात करें जी, कि वंचित या गरीब व्यक्ति के संगे अगर गांव में अन्याय हो रहा हो, तो अन्याय में कई बार, या अपन बुंदेलखंड शिखंड क्षेत्र या आसपास की बात करें जितना हम देखते हैं जी, कि उनमें लगभग मतलब बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो वो अन्याय में शामिल हैं। उनमें हर बार जरूरी नहीं कि सवर्ण हो, हर बार जरूरी नहीं कि ओबीसी हो, कोई भी बहुत सारे वर्ग में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोगों को रोका है कि भाई अगर मान लो कोई गरीब के संगे अन्याय हो रहा हो, तो वो गरीब के नाते अपन है या वर्ग के नाते? देखिए, पहली प्राथमिकता जैसे ओबीसी महासभा है, तो हमारी प्राथमिकता तो पहले नंबर की ये है कि अगर हमारे पास पिछड़ा वर्ग का कोई आता है तो हम उसकी लड़ाई तो पहले नंबर लड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपको बताएं, हमने टीकागढ़ में एक लड़की है, उसके भाई की हत्या कर दी हुई रही, ठीक है ना, वो ब्राह्मण समाज से आती है, ठीक है, नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, ज्ञापन दिया, सब कुछ किया और तमाम प्रकार की चीजें करने का प्रयास किया, है ना। लड़ाई भी, उनकी भी लड़ाई लड़ी, कई जगह हम लोग और भी अन्य चीजें लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो नहीं आते, उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। बात यह है कि हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते वो, आप समझ रहे बात को। जितने भी हिंदूवादी संगठन है वहां क्या पिछड़ा वर्ग नहीं जुड़ा है क्या? लेकिन वहां से कभी हमारी आवाज नहीं उठाई जाती। लेकिन जब भी हम अपने पिछड़ों की बात करने शुरू कर देते हैं तो वो कहते हैं जातिवादी है, जबकि हम लोग लड़ाई की लड़ रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे। अगर पिछड़ा वर्ग की आप हो तो आप भी वही लड़ सकते हो, लेकिन नहीं लड़ते हैं। हमें ये मालूम है कि पिछड़ा वर्ग जब से हमने ओबीसी महासभा बनाई है, लोग जुड़े हैं, तब से हमारे लोगों को न्याय मिलने लगो है। मतलब बुंदेलखंड में तो आप जानते हो सरपंच के चुनाव भी नहीं लड़ पाते, और आज भी आप देख लो कुर्सी पे नहीं बैठन देते हैं। मतलब सबके साथ छुआछूत है। मतलब हर बार अगर बन गया तो उसको कुर्सी भी नहीं बैठने देते, महिला बन जाए तो कुर्सी भी नहीं, उसको घर से बाहर ही निकलने देते। तो लड़ाई हम सब प्रकार की लड़ रहे हैं, छुआछूत की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप तो जानते हैं बुंदेलखंड के हो, हर गांव में चले जाओ, हर कोई आदमी छुआछूत कर रहा है। लोधी है तो कोई किसी से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है। तो ये जो है, हम सारी चीजों की सामाजिक न्याय मतलब ये होता है कि छुआछूत हो रहा है तो उस पर भी आप काम करो, हक अधिकारों के लिए भी काम करो, गरीब मजलूम समाज को अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रही तो उसकी भी लड़ाई लड़ो। तो वो सारी लड़ाई इसमें समावेश है। लेकिन ये हिस्सेदारियां जब समापन पे आती हैं, मतलब जो भी विषय आंदोलन जब अपनी पूर्णाहुति की हो, कोई एक विषय को लेकर, तो उनको अंतिम में जात राजनीति अब तक जितने देखे गए, चाहे वे पीपी सिंह जी के समय में हो, लालू जी के समय में हो, मुलायम सिंह जी के
काशीराम जी के या अन्य भी जितने रहे। आखिरी में चाहे अपना दल है, एक बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि आप उस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, हमारे मन को सवाल है कि जितने भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस या अन्य 4-5 बड़ी राजनीतिक दलों को छोड़ के जो ये सामाजिक न्याय के नाम पे जितनी भी पार्टियां बनी, आखिरी में भी एक परिवारों तक रह गई। तो ऐसी स्थिति में समाज उतर रहेगा और राजनीतिक भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, और आपको एक परिवार को एक पार्टी पे कब्जा है। जी जी। तो ऐसे में सामाजिक न्याय का मिलपात है। बिल्कुल, देखो क्या है, यही आप जो कह रहे हैं, हमारा संगठन ओबीसी महासभा है, हमारे संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैटर्न नहीं है, ठीक है। हम वो जानते हैं कि चीज ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अगर सर्वसर्वा बन जाता है ना, तो जो आपने कहा है वैसे ही होता है। हमारे यहाँ सर्वसर्वा कोई नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रीय कोर कमेटी बनी है राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, जिसमें महेंद्र सिंह लोधी हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा हैं, पुष्पराज पटेल हैं, अरविंद दांगी हैं, लोकेंद्र गुर्जर हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इस संगठन में। अगर मान लो मैं अकेला चाहूं कि मैं किसी से सपोर्ट कर दूं या किसी को लेटर जारी कर दूं, तो वो मान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कोर कमेटी का पैटर्न चल रहा है। तो अब अगर मान लो हम लोग कोई तीसरे पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये सारे लोग रहेंगे और इनकी सारी समाजें भी रहेंगी। हम आप अभी आए अपने साथ में, आपके साथ बैठे रहे, हमारे साथ शिवहरे भी हैं, सोनी भी हैं, रजक भी हैं, ताम्रकारी, सब जने हैं। मतलब हम समावेश के रूप में, ये जो आपने कहा है ये बड़ी कठिन चीज है, क्योंकि एक जाति के लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाती। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा आज एक बड़ा संगठन बना है, एक विश्वास के साथ कि ये लोग गद्दारी नहीं करेंगे, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम गद्दारी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय होना चाहिए निम्न तक भी, चाहे रजक समाज हो उसको भी नहीं मिलता। आप देखो बुंदेलखंड में उनको कोई वो नहीं मिलता, चाहे प्रदेश में हो, रजक समाज हो, सेन समाज हो, तुम्हारा नामदेव समाज हो, ताम्रकार समाज हो, सोनी समाज हो। तो हमने एक पूरा का पूरा हमारा एक ढांचा बन रहा है पूरा, कि हम इन सबको प्रतिनिधित्व देंगे, और संगठन में भी दिया है। तो जो संगठन हमारा कर रहा है वो पार्टी में भी करेगा। अगर मान लो आती है पार्टी, जैसे हम तो ये चाहते हैं पार्टी ना बनाना पड़े, सच बता रहा हूँ आपको सन भैया, अगर ये सरकार दे देती है तो हमें कोई पार्टी बनाने की नहीं, क्योंकि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई एक प्लेटफॉर्म संगठन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और वही इसी सवाल से कि मान लो सरकार कर दे, हाँ, देखो कोई भी राजनीतिक दल कोई भी फैसला जब करे, हाँ, तो निश्चित तौर पे अपना लाभ देखे, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात। बिल्कुल। मान लो सरकार 1%, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर सरकार मान लो आपकी मांग मान ले, हाँ, तो क्या आप सरकार को समर्थन करो? देखो, अगर सरकार 13% जो है अभी हटा देना, हम सरकार के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे 28,000 बच्चों का हम गला घोटना नहीं चाहेंगे हमारे ईगो के कारण, ठीक है। आपको सच बता रहे थे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारे लोग बहुत प्रताड़ित हैं, और उस प्रताड़ना में मेरे पास कई महिलाओं के फोन आते हैं, भाई साहब कई लोग रोते हैं, कई बहुत, मतलब इतनी, आप अगर सुनेंगे उनके कॉल तो कहते भाई साहब अब तो मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि आत्महत्या कर लूंगा, बहुत सारी चीजें। पर उनको हम कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम जो ईगो सरकार के साथ हमारा रहता है वो भी हम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग बहुत लड़ चुके हैं, हमारे पेट की नसें तन चुकी हैं, मतलब नारे लगा लगा के और मुद्दा उठा के। क्योंकि देखिए क्या है, हम लोग तो किसान परिवार से लोग हैं, हम लोग ऐसे जगह से आए हुए लोग हैं जहां पे हम लोग बोल के भी नहीं जानते थे, लोग खड़े होके नहीं जानते थे। आज ठीक है, समझ गए चीजों को, सिस्टम को, तो अब कम से कम बोलने लगे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो संविधान ही है जिस कारण हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, वो अम्बेडकर जी की विचारधारा है जिस कारण इतना, काशीराम साहब हैं, चाहे मुलायम सिंह, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और उस कारण वो नतीजा है कि आज हम लोग, देखो सरकार को लग रहा होगा कि हम देंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि उनको देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। आखिरी सवाल के जैसे जब अपन सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो खैर एक आपको अपना विषय है जो आप लगातार उठा रहे हो, या अन्य भी जैसे अलग अलग घटनाओं पे जब हाँ, आप जाते हो, जी जी, और जब तमाम सारे का विरोध कर चीज़ों का विरोध होता है या आंदोलन होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत एक वर्ग में, हम ये नहीं कह रहे कि कौन से वर्ग जी में, जी, एक वर्ग में बात आ रही कि कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष जैसी स्थितियां कई जगह बनने लगी हैं। खासतौर से सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी को आधी बात सुनना है, आधी समझ के कुछ भी कर देना है। तो क्या महेंद्र सिंह लोधी जब एक प्रयास, या ओबीसी महासभा या जो भी संगठन आपके संग जुड़े हो, क्या ऐसी कोई प्रयास नहीं करे जा सकता, क्या विषय भी उठा ले, बात भी हो जाए, और वर्ग संघर्ष जैसी स्थितियां भी ना बने? भाई जैसे एक व्यक्ति ने गलती करी, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति को घोड़ी नहीं चढ़न दो, या एक व्यक्ति को पांव धोआ के पिया दे, या मान लो 20 आदमी भी थे, तो दोषी वे 20 हैं, या कोई भी अपराधी की पूरी जात या समाज, या पीड़ित की पूरी जात या समाज, अपराधी और पीड़ित तो एक हो सकते हैं, या 2-4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे सामाजिक जो ताना बाना है वो जब सोशल मीडिया पे बिखरता है, तो मुझे तो बहुत तकलीफ है
तो क्या इस चीज को लेकर कोई एक आपके दिमाग में हो सकता कि ठीक है किसी भी व्यक्ति के संग अन्याय हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन चाहे वो पीड़ित हो उसके साथ भी सब आए और अपराधी के साथ कोई खड़ा ना हो, ऐसी स्थिति? देखो भैया, क्या है, पहली बात तो क्या है कि वर्ग संघर्ष तो नहीं होना चाहिए। हाँ। ठीक है, क्योंकि संविधान सबको बराबर बात करने का अधिकार देता है, लेकिन वर्ग संघर्ष के लिए नहीं कहता है। दूसरी बात यह है भाई साहब कि जैसे कि हम कोई अधिकार रोक रहा है तो हमें तो बोलने में क्या दिक्कत है। जैसे हम कोर्ट में मान लो कि इन्हें याचिका लगाई है तो हमें तो पता है कि इन्हें याचिका लगाई है, ठीक है, तो हम ये भी तो अपेक्षा करें तो समाज से कि भैया उनको रोको आप। जो समाज जिनके साथ वर्ग संघर्ष हो रहा है, उनके बुद्धिजीवी जो बैठे हैं, उनको कम से कम बोलना चाहिए कि भैया अपना ही पिछड़ा वर्ग है, अपने ही लोग हैं जो कम से कम यही लोग पिछड़ा वर्ग है जो आपसे पूजा कराते हैं, आपकी सेवा करते हैं, सब कुछ किया है। लेकिन क्योंकि अब लगातार जब हमारे खिलाफ ही आप करते रहोगे तो फिर हमें भी बोलना पड़ेगा कि भैया जब यहाँ नहीं दे रहे तो चलो ठीक है, आप मंदिर में हमारे पुजारी बनाओ, आप गुरुकुल में भी हमारे लोगों को पढ़ाओ, आप क्या बुराई बताओ उसमें। भाई आप जब हिंदू एक की अगर बात करी जाए तो उसमें ये भी आता है फिर कि लोधी, जैसे आपने देखा होगा भारती कल्याण सिंह, सबने लड़ाई लड़ी, पता है ना आपको, मंदिर राम मंदिर की, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग के एक ही व्यक्ति को राम मंदिर कमेटी में नहीं रखा गया। तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि वहां रखा ही नहीं गया, तो बोलेंगे ना भैया कि पिछड़ा वर्ग से क्या दुश्मनी थी। लड़ाई तो चिदम्बरा जी ने लड़ी है, वहां जी ने लड़ी है, कल्याण सिंह लड़ी है, विनय कटियार जी ने लड़ी है। तो जब सबने लड़ाई लड़ी तो भैया उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिला। तो अब इसमें क्या हो गया, वर्ग संघर्ष बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, एक संविधान के खिलाफ लगातार बोल रहा है अनिल मिश्रा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? आपके हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूं आपको। वो कह रहा है कि भैया BN राव ने संविधान लिखा, इनने नहीं लिखो संविधान। तो हम आपको एक चीज बता दें कि संविधान समिति में, और एक बार कम से कम पढ़ के देख लेना चाहिए कि क्या लिखा उसमें। संविधान में साफ तौर पर लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हर पेज पे नीचे देख लो आप। और ये क्या कर रहे हैं कि भैया इनने नहीं लिखो, होंगे एडवाइजर या कई चीजें नियम दिए होंगे, मानता हूं, लेकिन इतनी बड़ी संविधान समिति ने उनको अध्यक्ष बना के किया है। और ये वो छोटे मोटे नहीं थे लोग, बहुत विदेश से ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के आए कि भारत के आज भी 2-4 लोग हैं जो पढ़ के आए हों। ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ सिंबल जो थे, उनके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी, और आप देख रहे होंगे कि हम इनको खत्म कर देंगे और तमाम प्रकार की चीजें। इसके बाद भी भाई साहब इनके समाज का कोई व्यक्ति आगे निकल के नहीं आ रहा कि भैया ऐसी बातें मत बोलो। वो डॉक्टर अंबेडकर साहब है, उन्होंने बाकी संविधान बनाया है, होंगे एडवाइजर, एक नहीं थे, 1000 एडवाइजर थे उसमें, लेकिन इतनी बात तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें आप देखो वो आज भी कह रहे। तो ये कहीं ना कहीं जब ऐसी बात आती है कि वर्ग संघर्ष की बात आई तो उस साइड से चल रहा है। हम लोग तो कोई ऐसी बात उठा नहीं रहे, उनके खिलाफ बोल नहीं रहे। आप बताइए, जब मोहन यादव जी ने बोला कि हम डंके की चोट पे 27 नहीं 28 देंगे, तो फिर उनको दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि मोहन यादव ओबीसी के हैं, है ना, और ओबीसी का व्यक्ति आरक्षण की बात करने लगा और इनको दर्द होने लगा कि भैया देखो जे सिर्फ पिछड़ा वर्ग को अधिकार दे रहे हैं। भैया 10% आरक्षण दिया, हमने विरोध किया क्या? हमने नहीं किया। जबकि हमारे लिए जब आरक्षण दिया जा रहा तो आप क्या कह रहे, गिनती कराओ, 2 बार गिनती हो गई, इसके बाद भी नहीं मिला। उनको ये बताओ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब लागू हुआ तो क्या एक बार भी गिनती हुई? क्या नहीं हुई ना। तो सामाजिक न्याय में भी ऐसा है कि भैया वे जाति के मतलब वो वर्ग देख के न्याय दे रहे हैं ना। कोई आंदोलन करो ईडब्ल्यूएस के लिए, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बीजेपी ने दे दिया। और हम लोग यहाँ पर 52% होने के बाद ही भाई साहब मतलब न्याय मांग रहे हैं। और इसमें भी अगर जाति संघर्ष की बात आ रही है तो हम तो चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जाति संघर्ष की बात नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है। आप सिर्फ समझ लो बस कि 340 जो अनुच्छेद लिखा है उसको समझो। 341-42 पढ़ेंगे आप तो 341 किसके लिए है? अपना एससी के लिए, एसटी के लिए हो गया 342। अब 340 भी अनुच्छेद लिखा गया है उसी समय, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं पढ़ा उसको, क्योंकि हमारे लोग धार्मिक हैं। सही बता रहा हूं आपको, हमारे घर में कभी कोई संविधान अभी तक नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि हमको किससे अधिकार मिलते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम पढ़े लिखे हो गए तो हमें समझ में आ गया कि हक अधिकार संविधान से ही मिल रहे हैं। और आपने देखा होगा संविधान इतनी बड़ी ताकत है कि राम मंदिर बनवाने में भूमिका संविधान की थी। अब अनिल मिश्रा क्या बोलते हैं, दुनिया के लोग क्या बोलते हो, वर्ग संघर्ष कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर सतरिया में जो दमोह में घटना हुई थी, पांव मतलब धुला के पिलाने वाली, अगर मानवतावादी लोग होते तो ये सब तो नहीं करते। इसलिए जायज नहीं है ना, संविधान है तो आप, संविधान इसलिए लागू किया गया कि आप इस प्रकार की मनमानी ना कर सको। और इसलिए खुद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके उन पर केस दर्ज किया और NSA लगाया और उनको जेल भेजा। तो ये संविधान की ताकत है, इसको और क्या ही बताओ। मतलब इसके बाद भी लोग उनके खिलाफ बोलते हैं और तमाम प्रकार की चीजें करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कोई तोड़ नहीं है और उनके बराबर कोई हो भी नहीं सकता है। तो कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन वही हमने आपसे पहले ही कही कि भैया हम तो हमेशा ही पक्ष के आदमी हो, हम तो अभी भी इनसे कह रहे हैं और डंके की चोट पे कर के संघर्ष नहीं, संघर्ष कौन सो, आपस में नहीं भिड़ो। एक बात और कहना चाहूंगा साहब, अगर कह लो, स्वागत है। देखो बागेश्वर जी की यात्रा चल रही, मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से रेस होगा वो क्वेश्चन। हिंदू एकता के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो,
हमारा कोई उसमें विरोध नहीं है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, आप रैली कर रहे हो ना, बहुत बड़ी रैली, आपको बहुत दुनिया के लोग मानते हैं, ठीक है, हिंदू एकता कैसे आएगी इसको समझो पहले। हिंदू एकता को समझ लें अगर थोड़ी सी बात को, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखिए 50,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं कि हमारे यात्रा में लोग चलने वाले हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं अगर हिंदू एकता के लिए कर रहे हैं आप, तो उस रजिस्ट्रेशन में ये लिख देते कि अब हिंदू एकता तभी होगी जब इंटरकास्ट शादी करोगे आप, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि 3 साल के अंदर हिंदू एकता हो जाएगी। जो फादर्स आ रहे हैं उनसे बोलो कि आप बच्चों की शादी इंटरकास्ट करें, और जो लड़के आ रहे हैं उनसे बोलो कि आप तभी आओगे इस यात्रा में जब आप इंटरकास्ट शादी करोगे। और फिर एक और चीज है, अगर तुम्हें मान लो देश में तुम चला रहे हो, चलो ठीक है, हम तो छतरपुर चलो, आप हम कह रहे 5 गांव पकड़ लो, आप बनाओ हिंदू एकता वहां पे, ये कोई छुआछूत नहीं करेगा भाई, ज्यादा दुनिया की कहानी नहीं है। तो ये भारत है, भारत में सबके मूवमेंट में लोग आ जाते हैं। अभी दामोदर यादव आए, उनके साथ भी लोग खड़े हैं, खड़े कि नहीं खड़े, जितने भी खड़े तो हैं, लेकिन उनके साथ मान लो करोड़ों खड़े, लेकिन इनके साथ भी तो हजारों खड़े हैं ना। तो बात यही है कि मेन पॉइंट है, जब तक इंटरकास्ट शादी नहीं होगी, हम तो इंटरकास्ट शादियों पर रोक थोड़ी है, जो तो मन की मर्जी है ना। हम आपसे कहें कि यार आप इंटरकास्ट करो या आप हमसे कहो, जो तो हमारा निजी अधिकार है। भारत के संविधान में इंटरकास्ट शादी पे रोक तो है नहीं, कोई किसी प्रकार का अपराध तो है नहीं, और लोग कर भी रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारे आपके परिवार अगल बगल के बहुत परिवारों में कर रहे हैं। तो बार बार चीजें शादियों पे क्या यार, शादी के अलावा भाई बाकी तो हमने मानी, छुआछूत नहीं भाई चाहिए, कोई प्रकार को दुराभाती, लेकिन हर चीज शादी ही पे का हो। शादी में भी फिर जैसी लोगों की मानसिकता है कि हमारी बेटी तुम्हारे बेटी बेटा पे आ जाए, तो अपन शादियों पे कायद के देखिए क्या है ना। और इसके बाद भी जो एक सवाल जो बेकर हाँ। के जो है, जो भी वे शादी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने 250 शादियां करी, उनमें बहुत 200 शादियां लगभग SC ST OBC के बच्चों की करी, बे तो करके हम इनके पिता बन के हमने उनको कन्यादान ले लो, तो उन बेटियों के तो बे तो पिता बन गए, फिर अपन अब शादी तो वे करा रहे थे उल्टी। देखिए मैं यही कह रहा हूं आपसे कि शादी करा रहा है, हम उसकी सहमत हैं, ठीक है ना। मेरा एक चीज समझ ले आप, इस देश के अंदर मैं अपने पॉइंट पे अड़ग रहूंगा, इस देश के अंदर जब तक इंटरकास्ट शादी हिंदुओं में नहीं होगी, तब तक इस देश में हिंदू एकता जो होना चाहिए, जो जिसकी वो मांग कर रहे हैं सनातन एकता की बात, वो तभी आएगी जब इंटरकास्ट शादी होगी। क्योंकि ये जातियां जब तक बनी रहेंगी ना, आप कह रहे हैं जाति तोड़ो, जाति कैसे टूटेगी? आप हमसे कहते हैं कि जाति तोड़ो, तो नहीं टूटने वाली, बिल्कुल जाति टूटने है इंटरकास्ट से, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं एक चीज और बता रहा हूं, SC ST के कुछ लोग मूवमेंट चला भी रहे हैं, वो इंटरकास्ट शादी कर भी रहे हैं ताकि हमारे लोगों में एकता स्थापित हो। तो मैं बागेश्वर जी से यही कहना चाहूंगा, आप बुंदेलखंड के हो, हमारे क्षेत्र को बड़े प्यारे और अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन एक चीज जरूर है, मुझे थोड़ा सा दोगलापन दिखता है, करेक्ट बता रहा हूं आपको। अच्छा एक चीज बताओ, आपकी जो आपसे जो मिलते जुलते मतलब आपके टीम के जो लोग हैं, हाँ, इनमें से कितने लोगों ने इंटरकास्ट शादी करी? हमने आपको बताया, हमने कम से कम 10-15 शादी ऐसी करवाई हैं इंटरकास्ट, जो हम ढूंढते हैं, बताते हैं, प्रचार भी करते हैं, उनकी शादी में भी जाते हैं, उनको संविधान भी देते, प्रस्ताव करते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि OBC को भी कैसे किया जाएगा भाई। जैसे आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन कि भाई OBC में तुम काम कर रहे हैं, अब तुम लोधी बने हुए हो और तुम नीचे नहीं जा रहे, तो हमने विश्वकर्मा की भी एक शादी करवाई, एक रजक एक लोधी की भी करवाई, यादव में भी हमने, जैसे अभी आप लक्ष्मण यादव हैं, समझे ना आप, लक्ष्मण यादव की शादी में गए थे, लक्ष्मण यादव की जो पत्नी है वो रजक समाज से है, वो यादव हैं, तो हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी शादी पहले हो गई तो मैं नहीं कर हमारी भी हो गई, तो हम हमसे भी नहीं कह सकते। तो वही हम कह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसका तोड़िए कि भाई साहब, और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर इस पे गौर करना शुरू कर दें तो ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और बुंदेलखंड में बहुत बड़ी श्राप है छुआछूत, उस पे काम भी बागेश्वर जी को करना चाहिए, उस पे बोलना चाहिए कि आप गांव-गांव से बिल्कुल छुआछूत खत्म कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे गांव में इतने बुला है नहीं, मतलब एक अपील, क्योंकि आपको तो सब जान रहे हैं ना, पूरा देश दुनिया जान रही है, आप जो भी अपील करते हैं उस पर लोग शामिल हो जाते हैं, तो आप अपील बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कर दो भैया तुम बिल्कुल न करो। और सबसे पहले जो ऊपर वाली कास्ट है, जो सबसे बड़ी सुपीरियर बनी, उनसे ही कहो पहले कि भैया तुम ने करो अब, और फिर देखते हैं महेंद्र सिंह लोधी कैसे करता है, कहता है कि तुम जातिवाद कर रहे थे ऐसे। तो उन्होंने एक चीज ध्यान रखने पड़े कि जब तक जी इंटरकास्ट शादी शुरू नहीं हुई है भैया, कोई एकता इतनी नहीं आने वाली। ये सब मैटर होते हैं चुनाव को देख के और तमाम प्रकार की चीजों को देख के सब चलता है। हम भी कर रहे हैं, संगठन चलाते हैं, हमें पता है कब मूवमेंट कब क्या करना पड़ता है, कैसे माहौल बनता है, वो सब जानते हैं हम भी। तो ये सब हम लोग तो, क्योंकि इतने 15 साल हो गए मेरे को तो करते करते, भले उम्र कम है मेरी 35-36 साल की है, लेकिन चीजें समझने लगा हूं कि क्यों कब कहाँ से क्या होता है। तो उनकी यात्रा सफल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा में 2-3 चीजें और डालें। वे कहते जाए वहां पे कि भैया अब तुम्हारे युवा हो तो तुम्हारे तो बदलो,
तुम्हारे तो बदलो भाई, थोड़ा देखो कठिनाई तो है, जो आपने कहा ना बहुत बड़ी कठिनाई है। ये लोधी अगर मान लो यादव से करे, यादव मतलब रजक से करे, तो ये कठिनाई बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं क्योंकि एक गुरु है और जिनको उनके बहुत बड़े फॉलोवर हैं, लोग मान रहे हैं। अगर अपील करेंगे तो मुझे निश्चित पता है कि उनकी बात मानी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। और भैया अपना तो जो ही कहो है कि सामाजिक न्याय की आप लड़ाई लड़ो, और जो भी आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति देश में संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हम भी जितने हमें अधिकार है उतने ही आपको अधिकार है। हर व्यक्ति लड़ाई लड़ो, संग में मिलजुल के रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो भी। अपने अपने हक की बात पूरे डंके की चोट पे करने को सबको भी हक है, आपको भी है, अन्य लोगों को भी है, सबको है। लेकिन सामाजिक ताना बाना हमेशा बिल्कुल बिल्कुल बना रहेगा। सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को।